सिर साहब, MOU साइन हो गया, बहुत बड़ी सफारती जीत उसे समझा जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है एक अबूरी बंदोबस्त है और फिर खदशात भी वहीं मौजूद है जिनकी तरफ आप इशारा करते रहे। कुछ नई चीज़ें हुई हैं जिन पर मैं चाहूँगी कि आपका कमेंट लूँ कि वो क्या इशारा करती हैं। एक तो ये कि GCC हो, गल्फ़ हो, MOU की बाबत हर कोई इस्तराब का शिकार है कि क्या मामला तय पा रहे हैं या क्या तय पाएंगे। MOU की दो अलबत्ता तशरीहात की जा रही हैं। अमेरिका अपने तनाजुर में उसे इंटरप्रेट कर रहा है, जबकि ईरान उस पर एक अलग मौक़िफ़ रखता है। अब अमेरिकी मैं आपको मिसाल दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बाबत ये कह रहे हैं कि इस पर किसी की इजारादारी नहीं है, वो खुली रहेगी, बगैर टोल के चलेगी। जबकि ईरानी दूसरी तरफ हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप हमें पहले एतमाद में लेंगे और उन्हीं उसी रूट से गुजरेंगे हमें इत्तला देने के बाद, जो हम अप्रूव करेंगे। इसी दौरान हमने देखा कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से कि एक तनाज़ा उठा, एक शिप पर फायरिंग की गई, ड्रोन अटैक किया गया, जिसके बाद ट्रैफिक रुक गई है और उस पर एहतजाज भी सामने आया है। हॉटलाइन कायम करने की भी बात की जा रही है। JD वैंस कह भी रहे हैं कि एक राब्ता कायम होगा, दोहा में उसके इजलास होंगे। बहरहाल मीनवाइल जो डेवलपमेंट बड़ी हुई, जिसको ईरान शक की नज़र से देख रहा है, ईरान का प्रोटेस्ट आया उसके ऊपर, वो है GCC कंट्रीज़ के साथ जाके मार्को रूबियो का बैठना और वहाँ एक ऐसी स्टेटमेंट देना जिसे ईरान इश्तियाल अंगेज़ करार दे रहा है। ये जो दो नई पेशरफ्त हुई हैं, इसकी बाबत मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि MOU पर इसके क्या असरात होंगे और इसका मुस्तकबिल क्या है। हाँ आयशा, बिल्कुल सही है। आई थिंक ये इसी नोट पे आज शुरू करनी चाहिए बात। अभी तो स्याही जो है वो खुश्क नहीं हुई MOU के ऊपर, जो सिग्नेचर्स हुए हैं और मसले बन गए हैं, स्ट्रेट अवे मसले बन गए। ये जिन दो मसाइल के बारे में आपने इशारा किया है, इसको आप स्टडी करें कि ये है क्या। पहली बात तो ये है कि अमेरिका का ये मौक़िफ़ था कि ये 60 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है बिल्कुल खुला रहेगा, दोनों साइड्स विड्रॉ कर लेंगी, ब्लॉकेट किसी किस्म की नहीं होगी। ईरान का इंटरप्रिटेशन ये है कि हाँ खुला है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मगर हमको पूछ के जाएं, जो कि मुआहदे के अंदर नहीं है। मुआहदे के अंदर सिर्फ ये है कि आप खुला छोड़ेंगे और यही खुला छोड़ेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। ईरान कहता है कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ हमें पूछ के जाएं। ईरान इस्टेब्लिश करना चाहता है अपनी किसी किस्म की मलकियत ओवर दैट स्ट्रेट, जिसके ऊपर इशू बना हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई टोल नहीं होगा, कोई फ़ीस नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे ओमान के साथ कि कुछ ना कुछ हम करेंगे, और वो अभी तक बात चल रही थी। ओमान ने किसी सूरत में भी ना नहीं कही थी इस चीज़ को कि टोल नहीं तो फ़ीस के ऊपर, कोई एनवायरनमेंट फ़ीस, कोई क्लीनिंग की फ़ीस, कोई इस किस्म की बात आपस की इनकी बिहाइंड द सीन्स चल रही थी, और इसका इशारा ईरान ने भी किया था। मगर अब जो नई जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि अमेरिका की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया है, और वो कहाँ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि GCC के अंदर मीटिंग की जिसमें सदारत की रूबियो ने, और बहरीन में ये हुई, उसमें ये ओमान भी था, सऊदी अरेबिया भी था, और बाकी भी थे, कुवैत भी था, और UAE भी थे, ठीक है, और कतर भी था। वहाँ ये जो कम्युनिके निकली है उसके बाद वो बड़ी सख्त है, और उसके अंदर एक पहलू ये भी है कि किसी किस्म की फ़ीस भी नहीं, टोल छोड़े फ़ीस भी नहीं चार्ज की जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर जाहिर है अभी तो 60 दिन के लिए तो कोई फ़ीस नहीं चार्ज की जाएगी, मगर ईरान का जो रियलिस्टिक मौक़िफ़ यही है कि कुछ ना कुछ बात हम ओमान के साथ मिल के करेंगे। ओमान ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के मुस्तरद कर दिया उसको कि नहीं, हम नहीं, किसी किस्म की चीज़ अलाउ नहीं होगी। तो एक तो ये ईरान को तकलीफ़ हुई होगी ये सुन के कि हमारे साथ तो बात हो रही थी, और अब जाके अमेरिका के पीछे बैठ गए हैं जाके, और अब जाके उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि कोई फ़ीस नहीं होगी। तो तकलीफ़ तो हुई है, ऑल्दो ये 60 दिन के अंदर कोई फ़ीस नहीं होगी, मगर ईरान अपना फिर भी कोई ना कोई मलकियत जमाना चाहता है उसके ऊपर। वो समझता है ये हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है, तो इसलिए, और आगे जाके पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, हमें फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो ये चाह रहा था कि ओमान को उसके साथ दे, ताकि कोई ना कोई जॉइंट मलकियत भी इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर भी उसका कोई मौक़िफ़ बन जाएगा। मगर अब ओमान जो है वो एक तरफ ईरान के साथ बात कर रहा था बराह रास्त बायलैटरली, और दूसरी तरफ अमेरिका की बात सुन के और बाकी सब के वहाँ जाके बैठ गए, और कहता है कि अब कोई फ़ीस नहीं होगी। ओमान बड़ा क्रिटिकल था इस चीज़ के अंदर। इसी तरीके के साथ कतर बड़ा क्रिटिकल है एक दो और चीज़ों में, और सऊदी अरेबिया बड़ा क्रिटिकल है। अब सऊदी अरेबिया भी GCC में बैठा हुआ था और कतर भी इस GCC की मीटिंग में बैठा हुआ था। इस GCC मीटिंग के अंदर जो उनकी जो कम्युनिके आई है, वो तो मैं समझता हूँ, जैसे ही मैंने पढ़ी मैंने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान इसको एक्सेप्ट कर ले और बहुत नाराज़ होगा, और इसका लगता है ऐसे ही है
कि फिर गड़बड़ होने जा रही है और लड़ाई झगड़े शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं ये जिसके ऊपर आई थिंक तवज्जो दिलवानी चाहिए। एक तो ये कि अभी जैसे मैंने कहा अभी स्याही जो है वो खुश्क नहीं हुई, अमेरिका पहुंच गया और जीसीसी की मीटिंग फ़ौरन करवा के वो भी बहरीन में करवाई जो कि उसके साथ है, ईरान और ईरान के ख़िलाफ़ ये लंबी चौड़ी एक कम्युनिकी 6 ममालिक ने मिलकर या 7 इन्होंने मिलकर ये निकाल दी, और इसमें सऊदी अरेबिया और कतर उन्होंने अमेरिका की साइड ली है, ईरान की साइड नहीं ली। अच्छा, अब वो कैसे लिए वो आपको बताते हैं। एक तो ये कि जी ये इसके ऊपर कि ठीक है जी, वो तो सब मानते ही हैं कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होगी, वो तो ठीक है जी, वो तो ईरान भी कहता नहीं होगी। हाँ। उसके बाद ये टोल के ऊपर ईरान तो अभी भी उसका मौक़िफ़ ये है कि बाद में हम ये नेगोशिएट करेंगे, अभी तो हम नहीं लेंगे मगर बाद में हम ये देखेंगे। उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल कोई नहीं होगी, कोई पैसे नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होगा, कोई फीस वगैरह नहीं होगी। सब ने मिलकर ये कह दिया। तकलीफ़ ओमान की बयान के ऊपर होगी, उन्होंने हामी भरी है इसमें। बाकी तो पहले किसी ने कहा ही नहीं था कि हम करेंगे मगर ओमान ने कुछ, मेरा ख्याल है जो इनकी बायलैटरल बातें हुई हैं वहाँ कुछ तसल्ली शल्ली दी होगी। वो अमेरिका ने प्रेशर डाला, ओमान भाग गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो है ना पैलेस्टीनियन कमेटी जो बनी है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो बनी है गजा के इशू के लिए, वो जिसके अंदर सारे लोग ये बैठे टेक्नोक्रेट भी हैं और ये सब जिसमें ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया था जी, मगर इन्होंने फिर उसकी हिमायत की है कि हम बिल्कुल उसके साथ हैं और वो सही किया है और वो ट्रंप उसको चलाएगा, ऐसे ही है ना। हाँ, तो एक तो ये चले, वो भी हम समझते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। मगर जो दूसरा जो एक लास्ट पहलू है जिसके ऊपर बहुत एतराज़ है ईरान को, कि इन सब ने मिलकर ये कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं लेबनान के अंदर जी, उनको डिसार्म कर दिया जाएगा, उनसे हथियार ले लिए जाएंगे। ये इजराइल का डिमांड है, अमेरिका का डिमांड है। ईरान ने ये किसी सूरत में ये बात नहीं मानी। ईरान ने तो MOU के अंदर प्रॉक्सीज की बात ही नहीं आने दी, जी बात करेंगे बाद में देखा जाएगा। उसकी वजह ये है कि ईरान कैसे अपने हथियार जो है वो गिरा दे, जबकि इजराइल अपने हथियार नहीं गिरा रहा, और इजराइल किसी वक्त भी हमला कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो इसलिए, और अमेरिका फिर वापस आ सकता है, तो इसलिए किसी सूरत में ईरान जो है हिजबुल्लाह और हमास वगैरह के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा, ना करने देगा किसी को। तो यहाँ इन लोगों ने मिलकर ये कह दिया कि उनसे हथियार छीन लिए जाएँ और लेबनान की जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात करे और इसराइल के साथ और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बात है। और तीसरी, इन्होंने जिक्र कर दिया ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स का जी, कि उसके ऊपर भी काबू करना, उसको भी वो भी नहीं हमें मंजूर, ईरानियन ड्रोन्स। तो ये तो दिस इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन ईरान के जी, आप अपने हथियार, बेसिकली ये कह रहे हैं आप अपने हथियार गिरा दें, हिजबुल्लाह और हमास के हथियार गिरा दें जो कि ईरान के हथियार हैं जी, आप अपने ड्रोन्स जो हैं वो ख़त्म करें उनको, और मिसाइल प्रोग्राम अपना बंद करें जी। और ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान इस बात को एक्सेप्ट करे। इन्हीं के बेसिस के ऊपर तो ईरान खड़ा है जहाँ आज खड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान इस कम्युनिटी को बहुत गुस्से से देखेगा और उनका जो गुस्सा है उसका इजहार जो है मेरा ख्याल है आना शुरू हो गया है। उनकी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी इस्माइल बकाई साहब ने ट्विटर के ऊपर और कहा है कि जिस मुल्क ने हमारे ऊपर हमले किए हैं, जिसने सारा मिडिल ईस्ट को अपने घेराव में लिया हुआ है, आप उसके साथ बैठ के आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं, इसका ये मतलब है आपको अभी तक समझ नहीं आई है कि आप इनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते और आप जो है ये गल्फ के लिए हमारे साथ बात करनी पड़ेगी और आप अभी भी अमेरिका की गोद में बैठे हुए और भाग रहे हैं। तो बहुत गुस्से का इजहार आया और उनके फिर फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी आया और भी मैंने देखा एक दो ट्वीट्स बड़े सख्त किस्म के आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अमेरिका ने जो जल्दबाजी की है, इतनी जल्दी GCC को कन्वीन करके और ये किया है, इसमें UAE, इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है और अमेरिका का जाहिर है, और सऊदी अरेबिया भी चुप हो गया और ओमान भी चुप हो गया और कतर भी चुप हो गया। सिर्फ सब इन एफर्ट्स में इतना तजाद क्यों दिखाई दे रहा है? अगर एक JD वैंस एक जगह जाके एक MOU करवाता है तो मार्को रूबियो दूसरी तरफ GCC पहुंचकर ये वाला एलामिया जारी करवा देते हैं जो ईरान को प्रोवोक करता है। क्या अमेरिकी पॉलिसी में किसी किस्म का तजाद है या इट्स गुड कॉप बैड कॉप और समथिंग एल्स? इट्स गुड कॉप बैड कॉप। देखिए, मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप को प्रोटेक्ट कर रहा है बाय सेइंग हमारी शिकस्त नहीं हुई, और ये उसके इंडिकेशंस हैं कि हम तो अभी भी तकड़े हैं, ईरान को हमने कॉर्नर किया हुआ है, GCC हमारे साथ है, ऐसी क्या बात है।
और हमारे तो वही पुराने डिमांड्स हैं जो पहले थे, अभी भी वही डिमांड जी। और देखे हमें सब ये सपोर्ट कर रहे हैं। उधर जो जेडी वैंस हैं वो ये चाहते हैं कि ये जंग बंद हो फौरी तौर पे, मिड टर्म्स आ रहे हैं जी। और इसको अभी थोड़ा ठंडा किया जाए, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रूबियो जो है वो हार्ड लाइन ले रहा है, बिकॉज डोनाल्ड जेडी वैंस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप तो बिल्कुल ही, आप तो सरेंडर कर गए, आप हम सब लोग यही कह रहे हैं वहाँ कि आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है, आपने तो सब कुछ ईरान को दे दिया। ये पूरी एक कंस्टिट्यूंसी शुरू हो गई है अमेरिका में, तो जेडी वैंस उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और रूबियो जो है उनको तसल्ली दे रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। तो जेडी वैंस ईरान को तसल्लियाँ दे रहा है और रूबियो जो है अपनी कंस्टिट्यूंसी को तसल्लियाँ दे रहा है। तो ये डबल गेम खेल रहे हैं वहाँ। अच्छा। मगर यहाँ जो ख़तरा ये है कि ये ईरान ये ना समझे कि वो तो ठीक है डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन के लिए अपनी डबल गेम खेल रहे हैं, वो तो शायद उनकी मजबूरी है कि वो शिकस्त ना माने। मगर ये जो है ये जीसीसी वालों ने क्या किया जी। ये तो बिल्कुल ईरान इसको बिल्कुल बड़ी हॉस्टाइल एक्ट समझेगा कि ये तो फिर भी अभी भी अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, इनके इरादे नेक नहीं हैं और ये हमारे साथ जो ये बातें कर रहे हैं ये भी, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल और हम इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अब ये जो है इसमें अब फिर मैं समझता हूँ एक नई कुछ पेचीदगियाँ आएंगी, फिर लड़ाई झगड़े शुरू होंगे और मुझे फिर फिक्र है कि ये जो MOU है ये तो शुरू में ही अगर इस किस्म की बयानबाजी आनी शुरू हो गई है तो ईरान तो चुप करके नहीं बैठेगा। ईरान तो और आगे आगे अब फिर आगे बढ़ेगा जी। आगे बढ़ने का मुराद ये है कि वो वो तो ये इस वक्त जो उसका मौक़िफ़ है वो यही है ना कि हम जो भी यहाँ से जाएगा हमसे पूछ के जाए, नहीं पूछ के जाएगा तो हम फायर करके वापस कर देंगे, जो अभी उन्होंने किया है जी। तो वो तो और भी करेंगे। तो वो तो बिल्कुल अपनी रिट जुरिस्डिक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए करेंगे। मगर वो जो हम तवक्को कर रहे थे जी। कि वो जो 4 ममालिक या 5 ममालिक R4 R5 जो बैठ के कुछ तय करेंगे अबाउट गल्फ सिक्योरिटी, और मुझे तो ऐसे लगता है कि वो तो शायद अमेरिका की तरफ ना उनका झुकाव हो, तो विद द रिजल्ट कि वो तो ईरान किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब जब R4 की तरफ आपने इशारा कर दिया, पिछले हफ्ते हमने इनकी मीटिंग डिस्कस की थी, इसहाक साहब जिसमें शिरकत के लिए गए थे, जब वहाँ MOU साइन हो रहा था वो वहाँ ये मीटिंग कर रहे थे जिसमें तुर्की भी है, मिस्र भी है। सिटी साहब, आपको नहीं लगता जब इस तरह के मामलात हैं और हर चीज़ कनेक्टेड है तो एक मिसिंग लिंक इसमें पाकिस्तान का था? जब पाकिस्तान एक MOU उधर करवा रहा है तो ऑब्वियसली GCC और अमेरिका के साथ उसका ताल्लुक, इस सारे मामले का ताल्लुक है। एज एन ऑब्जर्वर अगर पाकिस्तान को वहाँ इनवाइट कर लिया जाता तो इस तरह का ऐलान या स्टेटमेंट सामने ना आता। इसीलिए तो पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इनवाइट करते हैं तो पाकिस्तान ने कहना था ये तो बड़े मसले हैं, ये तो सारा के सारा MOU उड़ जाएगा हमारा, और आप मेहरबानी करें ये ऐसे ना लिखें, ऐसे ना लिखें, ये ना करें, वो ना करें। इसीलिए पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। वैसे भी ये GCC का फोरम है, पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ GCC, तो ये तो कह सकते हैं कि आपका कोई हक नहीं था, ये तो अलग GCC के अपने इंटरेस्ट हैं। इसका MOU के साथ तल्लुक एक हद तक है और एक हद तक नहीं है, क्योंकि इससे सबसे पहला यही है कि हम MOU को सपोर्ट करते हैं। वो कह के उसके बाद MOU के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ एन अटेम्प्ट बाय अमेरिका कि ईरान को अभी भी टाइट करके रखा जाए और ईरान को ये ना ऐसे लगे कि वो जनाब वो अब गल्फ़ का बादशाह बन चुका है। बादशाह अभी भी अमेरिका और इजराइल है। हाँ, लेकिन ऐसे में एक और आइडिया सामने आ रहा है, ख़बरें सामने आ रही हैं कि एक नया मिडल ईस्ट जो है वो भर कर सामने आ सकता है, जिसको सऊदी अरेबिया मुमकिन तौर पर लीड करेगा, क्योंकि ये इलाकाई ख़तरात हैं और इनको इंडिपेंडेंटली इलाके में सॉल्व होना चाहिए। और ये नया इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा ऐसा होगा जिसमें ईरान को साथ मिला के चलेंगे और सऊदी अरब देखेगा। और ये भी अभी आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ये करने जा रहा है। पैरेलल समझते हैं आप, एक नया ढांचा उभरेगा GCC के पैरेलल? इस बयान के बाद ईरान ट्रस्ट नहीं करेगा किसी को भी। जो सारे कदम उठाए जा रहे थे किसी तरीके के साथ कोई ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए जाए जिससे ईरान को किसी किस्म का ख़तरा ना हो, ये जो इन्होंने कह दिया कि जी आप अपने प्रॉक्सीज को भी ख़त्म करें, वो तो मानते ही नहीं है कि वो हमारे प्रॉक्सीज हैं। वो तो कहते हैं ये क्या बात हुई, प्रॉक्सीज क्या हो, इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं। और अगर अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर सकता तो हम इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्स द बिग डील? इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्रोवोकेटिव GCC का सेशन हुआ है और मेरा ख्याल है अभी आप देखिएगा गोइंग फॉरवर्ड अगले दो तीन दिनों के अंदर ये शायद और टेंशन बढ़े वहाँ। और अगले हफ्ते मुज़ाकरात के सेकंड राउंड की बात की जा रही थी। दूसरी तरफ JD वैंस
कतर के वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर अमल करते हुए शायद हॉटलाइन इस्टेब्लिश हो गई है और वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि IRGC के साथ अमेरिका डायरेक्ट बैठ जाएगा इस ख़तरे का तदारुक करने के लिए। तो IRGC के साथ बैठना, JD वैंस का ये कहना कितना सिग्निफिकेंट है? नहीं, वो मेरा ख्याल है दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू मिलिट्री एक्टिविटीज़। नॉट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? नहीं, जैसे ये हमारे DGMOs की बातचीत चलती है ना इंडिया पाकिस्तान की, हॉटलाइन। हाँ, हॉटलाइन की अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, अच्छा। उसको क्लियर करने के लिए एक हॉटलाइन होनी चाहिए। बट दिस इज़ प्योरली मिलिट्री मैटर्स, नॉट पॉलिटिकल मैटर्स। अच्छा, तो IRGC के साथ इस तरह से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने को रीजन के जो बाकी मुल्क हैं वो कैसे देखेंगे? अच्छा है, वो तो समझेंगे अच्छी बात है। ओमान भी? हाँ, सारे यही समझेंगे कि चलो अच्छा, तो बराह रास्त बैठ गए हैं, अब कम से कम हमें अमेरिका बचा के रखेगा। और ईरान की यही कोशिश होगी कि कोई ऐसे इकदाम ना हो जाएं जिसपे ईरान का नुकसान हो जाए। सो इट्स गुड, ये तो अच्छी चीज़ है, अच्छी डेवलपमेंट है। MOU के बारे में तो आपने बता दिया कि इस पेशरफ्त के क्या असरात होंगे। उधर जो इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात एक दिन और एक्सटेंड हो गए, जहां अमेरिका और इसराइल दबाव डाल रहे हैं लबनान के ऊपर, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसराइली फ़ौज का इनखला हो गया है लेकिन इसको लबनान मान नहीं रहा। इन मामलात के उन मुज़ाकरात पर क्या असरात होंगे? देखिए, इसराइल के ऊपर प्रेशर है अमेरिका का कि आप विड्रॉ कर जाएं जी। नहीं तो हमारे लिए मसले बन रहे हैं ऑन दी MOU। और इसराइल नहीं मान रहा इस बात को। अच्छा, अब ये एक आपस में इशू है बिकॉज लेबनान की हुकूमत इसराइल को कुछ नहीं कर सकती, ना ही वो हिजबुल्लाह को कुछ कर सकती। वो इतनी कमज़ोर है कि वो हिजबुल्लाह को किसी किस्म की फोर्स, हथियार छोड़ दो, हट जाओ यहाँ से, वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि हिजबुल्लाह की नुमाइंदगी उनकी पार्लियामेंट में भी है, तो वो तो अब बिल्कुल पक्के हैं वहाँ। और इसराइल यही कह रहा है कि उनको ख़त्म किया जाए, उनको डिसआर्म किया जाए। और उसकी कंडीशन यही है कि जब तक हिजबुल्लाह बैठा है वहाँ, तो वो नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर बमबारी कर सकता है, ड्रोन्स के ज़रिए भी और मिसाइल्स रॉकेट्स के ज़रिए भी। अच्छा। और यही उनकी कि हम वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ये होगा। अमेरिका उनको ये कह रहा है कि देखिए, आपको वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई एविडेंस आती है कि हिजबुल्लाह ने कुछ किया है, तो आप इसराइल से बैठ के रॉकेट फायर करके, मिसाइल करके आप उड़ा सकते हैं उनको। पहले भी तो आपने किया है ना। आप 10 किलोमीटर लेबनान के अंदर बैठ के बेरूत को आप बमबारी करते हैं बाय रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, तो वो तो आप इसराइल के अंदर बैठ के कर सकते हैं। तो आपको ये स्पेस लेने की, ये टेरिटरी लेने की क्या ज़रूरत है? हमारे लिए मसला बना हुआ है। अच्छा। तो ये प्रेशर है इसराइल के ऊपर, मगर इसराइल की डिफेंस फोर्सेस और इसराइल की हार्ड लाइन ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि हम बिल्कुल विड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत सीरियस इशू है, बिकॉज ये इशू ऐसा ही है कि होगा क्या, एवरी नाउ एंड देन कोई अटैक होगी, इसराइल कहेगा हिजबुल्लाह ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे 2 बंदे ज़ख्मी हो गए और हमने फिर उनके 10 बंदे मार दिए, और फिर ये शोर पड़ जाएगा, फिर भाग दौड़ होगी, रोको 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 रोको, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। इसराइल लेबनान से विड्रॉ नहीं करेगा। अच्छा। अमेरिका का प्रेशर है। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगर अमेरिका इसराइल को मनवा लेता है कि जी तो आप वापस आ जाए, डोंट स्टे इन लेबनान, तो वो ऐसी चीज़ हो जाए तो और क्या चाहिए, ज़्यादा अमन के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर ईरान भी कह सकता है हिजबुल्लाह को कि आप भी थोड़े हाथ हौली रखो, अभी लड़ाई झगड़े बंद करो। मगर मैंने आपसे पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि ईरान अब नहीं चाहेगा कि इसराइल के साथ और हिजबुल्लाह की लड़ाई हो। वो यही चाहेगा कि हिजबुल्लाह लेबनान में रहे, हथियार उसके रहें और इसराइल विड्रॉ करे, ठीक है, और इधर जो है अमेरिका जो है और ईरान की जंग ख़त्म हो जाए। और मगर इसराइल नहीं ये चाह रहा, तो किसी न किसी स्टेज पे मैं तो समझता हूँ हर हफ्ते 10 दिन के बाद इसराइल कुछ ना कुछ करेगा, और किसी सूरत में भी वो लेबनान नहीं छोड़ेगा। दिस इज़ माई व्यू। और अगर छोड़ेगा भी तो कहेगा जी हमने 3 मील छोड़ दिए, अभी 10 मील है हमारे पास, और फिर हम देखेंगे आगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, और हम वो ये शुरू कर देंगे फेज्ड विड्रॉल, इस किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी कि चलो जी हमने कोई कदम तो लिया ना, पहले हम 11 मील अंदर थे, हम दरिया के उस तरफ थे, अब हम दरिया के पीछे आ गए, इस किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी। वो भी लड़ाई झगड़े करके लंबा ड्रॉन आउट करके सिर्फ ये कि अच्छा चलो हमने इतना कर लिया, मगर साथ साथ लड़ाई झगड़े चलेंगे, और ये इसको पूरी अटैम्प्ट होगी कि अमेरिका को वापस इस जंग में लाया जाए। मेरा ख्याल है प्लानिंग इस किस्म की शायद करेंगे ये कि अब से लेके नवंबर तक, जबकि मिड टर्म्स हो रहे हैं, उस वक्त तक थोड़ा बहुत ठक ठक होती रहे, आना जाना रहे, लड़ाई झगड़े चलते जाए छोटे पैमाने पे, मगर ये MOU जो है ना उसके ऊपर काम होता रहे थोड़ा बहुत। मगर जैसे ही मिड टर्म्स ख़त्म होते हैं, जो भी होता है, हारता है जीतता है जो भी होता है,
जो शक जो है सबको, ईरान को भी इस बात का शक है कि अमेरिका और इजराइल फिर वापस आएंगे बमबारी करने के लिए, ईरान के साथ लड़ाई करने के लिए। सो इसीलिए अब मेरा ख्याल है ये जो सारे GCC के ममालिक हैं ये भी यही शक करते हैं कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, अभी मिड टर्म्स के लिए वजह से और स्टॉक पाइल्स तेल के ख़त्म हो रहे हैं, ये जो अगले 4-5 महीने अमेरिका अपने हथियार जो है वो ठीक कर लेगा, रीस्टॉक कर लेगा, ऑयल सप्लाईज जो है वो ऑयल कर लेगा, मिसाइल्स उसके इकट्ठे हो जाएंगे एंड सो ऑन, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिप्लीशन वहीं हुई हुई उनकी रॉकेट्स। तो आई थिंक द आर्ग्यूमेंट दैट अमेरिका वापस आएगा जंग करने के लिए इसराइल के साथ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। मीनवाइल सेठ साहब, कुछ मिडिल ईस्ट आए, वॉल स्ट्रीट जर्नल इस तरह की रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं कि जैसे अमेरिका अपने मिलिट्री पोस्चर को मिडिल ईस्ट में रिव्यू कर रहा है कि जो बेसिस हैं उसके वो इसराइल शिफ्ट कर दिए जाएं, बजाय ये कि वो बहरीन में हो। जैसे बहरीन में जो अमेरिकी अड्डे को नुकसान हुआ वो रिपोर्टेडली उससे कहीं ज़्यादा था जो बताया गया। सो डू यू थिंक कि अमेरिका की अगली मूव ये होगी, क्योंकि कंसर्न तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ का ये है कि आपके बेसिस की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा? वो सही है आपकी बात, बट मेरा नहीं ख्याल अमेरिका फौरी तौर पे हाँ कुछ भी करेगा उन बेसिस के बारे में। अभी स्टेटस कोड रखेगा, वहाँ ज़्यादा वहाँ कार्रवाई भी करने की कोशिश नहीं करेगा, रीबिल्डिंग की ट्रूप्स भी अभी वहाँ नहीं भेजेगा। अच्छा। बिकॉज ज़ाहिर है जैसे ही वो होगा तो वो तो ईरान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जंग शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आई थिंक अभी ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी पर काफ़ी होगी, जैसे ये GCC में उन्होंने किया है। और मेरा ख्याल है फोकस जो है वो लेबनान शिफ्ट होगा। और लबनान में इस शामी फ़ौज के किरदार के बारे में कैबिनेट सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं बेंयामिन नेतन्याहू। शामी फ़ौज या शामी जो सदर हैं अहमद अशरा, वो अभी इससे इनकारी हैं, वो नहीं चाहते कि वो इस तनाज़े में आए, वो कहते हैं सियासी हल इसका किया जाए। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पुश है शाम को इन्वॉल्व करने का वो कामयाब हो पाएगा? नहीं, शाम को कामयाब नहीं हो पाएगा। वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं जी शाम को भी कि आप मदाखलत करें, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। वो उनकी अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। डोंट फॉरगेट कि शाम जो है टर्की का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इराक और शाम में, इसलिए अब ये जो और टर्की इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान की साइड पे है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि शाम के जो लीडर उन्होंने वहाँ बैठाया है उसको कहा जाए कि आप अपनी फोर्सेस को इधर मूव करें, मगर उसके पास इतनी फोर्सेस भी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ही विल गेट इन्वॉल्व्ड। ओके। इन्होंने कुर्दों को ट्राई किया था ना, आपको याद होगा, वो भी नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी था कि हमने वेपन्स भी दिए, तो वो कुछ नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ठीक, ओके। ये तो मामला हो गया इस हद तक कि इजराइल क्या कर सकता है। जैसे MOU हुआ उसके बाद ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के विज़िट पर आए और कहा जा रहा था कि वो इजहार तशक्कुर के लिए आए हैं। पार्लियामेंट में तो नारे लगे थे तशक्कुर पाकिस्तान, उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन भी आया। फिर हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त देखी, उसमें हमने खैर सगाली के जज्बात का तबादला देखा, मुस्कुराहटें देखी। आपको भी लगता है कि ये खालिसतन इजहार तशक्कुर के लिए था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था? नहीं, कहा जा रहा है कि जी बहुत सी बातें और भी हुई हैं, बहुत आगे जाके क्या तावन करना है इकोनॉमिक फील्ड में, ये बातें हुई होंगी, और कोई कॉन्क्रीट कोई चीज़ नहीं हुई। अगर होती तो वो पूरी वो डिटेल भी बाहर आती ये, मगर और ये सिर्फ यही है, मैंने पहले भी कहा था, आयतुल्ला मुश्तबा ने ये उनको कहा था कि जाके शुक्रिया अदा करके आए। अच्छा। और वो इसीलिए आए थे, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता इससे ज़्यादा कोई बात थी। बिकॉज देखिए गोइंग फॉरवर्ड ईरान को सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान की। जी। आपको मैं बता दूं, ये जो ओमान ने जो किया ना, हाँ। और जो सऊदी अरेबिया ने जो किया है, ये बात पसंद नहीं आई होगी ईरान को। अब एक पाकिस्तान रह गया है जिसने एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया है, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान को वो रखना चाहते हैं मीडिएशन में, कि आप रहें समझाने के लिए और एक्ट एज अ ब्रिज। एंड आई थिंक पाकिस्तान का काम जो है ना अभी ख़त्म नहीं बढ़ गया है, तो एंटीडोट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आएगा। अब ईरान पाकिस्तान को पुश करेगा कि सऊदी अरब के साथ कोई इस्टेब्लिश करके रब्ता इसका तदारुक किया जाए, एक अगला मीटिंग, अगला इजलास। अब मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन में कुछ ऐसे लग रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब ये फिर भागेंगे। अब ये सऊदी अरेबिया भी जाएंगे और ईरान भी जाएंगे, तुर्की भी जा सकते हैं, शायद तुर्की भी जा सकते हैं। और मुझे मेरा ख्याल है कि इस GCC की कम्युनिके के बाद हमारा काम फिर से शुरू हो जाएगा, मल्टी प्रॉन्ग। अच्छा सेठी साहब, जिस वक्त प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के विजिट पर थे, इसराइली मिलिट्री डेलीगेशन हाई लेवल उनके DG वो इंडिया आए हुए थे। सो आप इस पेशरफ को कैसे देख रहे हैं? अभी आपने नेक्सस की तरफ इशारा किया, ये अभी सोचना ये नहीं है कि मैं कैसे देख रहा हूँ इसको, ईरान कैसे देखेगा, ईरान कैसे देखेगा। देखिए अभी ईरान ने जो खबर मैंने पढ़ी थी, पता नहीं सही है कि नहीं, हाँ। उन्होंने हाल ही में
कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया जाए। जी, उन्होंने इनवाइट किया, बिल्कुल। तो ईरान की ये कोशिश है कि इंडिया को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, मगर इंडिया तो अब अमेरिका और इसराइल कैंप में फुल फ्लैश चला गया। अब ये ईरान की गलत फहमी है या कि वो अभी भी समझता है कि इंडिया को न्यूट्रल करके किया जा सकता है। इंडिया अब न्यूट्रल नहीं होने वाला। ये जो आप देख रहे हैं ना, यूएई के साथ इंडिया का जो डिफेंस पैक्ट है और जो अमेरिका के साथ है और जो इसराइल के साथ है, ईरान को ये बात का एहसास हो जाना चाहिए, आज नहीं कल ये होगा कि अब वो इंडिया के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। इंडिया दूसरे कैंप में चला गया। पाकिस्तान इस वक्त न्यूट्रल है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके के साथ ये गल्फ़ के अंदर जो कैंप्स ना बने और एक ही मुश्तरका पॉलिसी हो जिसमें अमन की बात हो। अच्छा, और उसकी यही कोशिश है कि यूएई और ईरान के दरमियान भी कोई बातचीत करवा के ठंडा किया जाए सब चीज़ को। मगर वो जो दूसरी साइड है वो तो बड़ी हार्ड लाइन, इसराइल, इंडिया, अमेरिका, ये तो एक नया जो एक्सेस है इसको ऑलवेज स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका जो है इस एक्सेस को स्ट्रेंथन करने जा रहा है, दूसरी तरफ जीसीसी को तकड़ा कर रहा है अगेंस्ट ईरान। तो ये मुझे तो लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब बढ़ेगी, ये ख़त्म अभी हुई नहीं है। ये समझना कि आप जी बस गल्फ़ का मसले हल हो गए, ये ग्लोबल क्राइसिस बढ़ेगी और ईरान के ऊपर प्रेशर रहेगा। और मेरा ख्याल है ईरान को इस बात का एहसास है कि ये अभी बात चलेगी और ये हमें तकड़ा रहना पड़ेगा। और आपको पता है अयतुल्ला मुश्तबा ने तो ऑलरेडी इशारा कर दिया था कि मैं नहीं समझता कि ये एमओयू काम करेगा। मगर चले, आप दोनों जाना चाह रहे हैं, खालिगाफ साहब और अब्बास साहब जाना चाह रहे हैं, अब जाएं, कर लें, ठीक है। अब मगर मैं नहीं समझता ये चलेगा। इनके नीयत ख़राब है, इरादे ख़राब है और ये हमें किसी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, हमें लड़ना पड़ेगा। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये एमओयू तो बहुत अच्छा एमओयू है, मगर इसमें अगले 60 दिन के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। इसके मज़ीद पहलू भी सामने आ सकते हैं, यानी जब तक मुकम्मल मुआहदा नहीं होगा अभाव बरकरार रहेगा। नहीं मगर आयशा, मुकम्मल मुआहदा क्या, अब तो वो इंडिया, अमेरिका और इसराइल का एक बन गया ना सिक्योरिटी पैक्ट, और इधर दूसरी तरफ नहीं बना ना अभी तक कुछ भी। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का है, बाकी लोगों ने तो नहीं कुछ किया और जाके जीसीसी में जाके बैठ गए ईरान के खिलाफ। तो आई एम अफ्रेड ईरान जो है ना उसके जो मसाइल हैं वो भी हल नहीं हुए।